दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने जानकारी ली जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B से रिलेटेड। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B रिटर्न्स किनको फाइल करनी है। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B रिटर्न जब हम फाइल करने जाते हैं तो वहां पर कौन कौन सी टेबल होती हैं, उन टेबल में हमें क्या क्या जानकारी और कैसे देनी है, ये सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में मैंने बताया है। इसके अलावा इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B रिटर्न्स को फाइल करने की ड्यू डेट्स क्या हैं, और यदि इन रिटर्न्स को हम ड्यू डेट्स के बाद फाइल करते हैं तो हमें क्या लेट फीस और क्या इंटरेस्ट देना होगा, ये सब कुछ इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर #78 नंबर वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा वीडियो की, उस पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीएसटी में आईएफएफ के बारे में, यानी आज की वीडियो में हम आईएफएफ के बारे में सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आईएफएफ क्या है। दोस्तों आईएफएफ का फुल फॉर्म है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, यानी इनवॉइस को फर्निश करने की फैसिलिटी दी गई है। अब आईएफएफ में क्या जानकारी देनी होगी, तो आईएफएफ में भी हमें जीएसटीआर 1 की तरह ही आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देनी होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेड जानकारी हम दे सकते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों कि आईएफएफ कौन फाइल कर सकते हैं जीएसटी में। तो दोस्तों जीएसटी में ऐसे रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए तक रहा था और उन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट किया है, यानी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम को ऑप्ट किया है, ऐसे सभी रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर आईएफएफ फर्निश कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों जीएसटी में जिन्होंने भी क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट कर लिया है वे क्वार्टरली बेसिस पर अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करेंगे, जिसमें कि वे आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देंगे। तो ये तो उनके लिए मैंडेटरी है कि जीएसटीआर 1 रिटर्न तो फाइल करनी ही है और क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करनी है, जिसमें कि वे अपने आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देंगे। अब जान लेते हैं दोस्तों कि आईएफएफ को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि क्यूआरएमपी स्कीम जिन्होंने ऑप्ट किया है वो अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न तो फाइल करेंगे ही करेंगे, ये उनके लिए मैंडेटरी है और ये क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करेंगे। अब आईएफएफ में भी आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देनी है हमें, तो ये क्यों लाया गया, तो इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारी एक ट्रेडर्स फर्म है और मैंने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट कर रखा है। अब क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट करने की वजह से अक्टूबर टू दिसंबर 2021 पीरियड की मैं अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करूंगा जनवरी में, और उसमें जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाईज की है उसमें मैं उसकी जानकारी दे दूंगा। अब इसमें क्या हो रहा था दोस्तों, इस तरह से प्रॉब्लम ये आती कि हम समय पर आईटीसी को पास ऑन नहीं कर पाते वायर के लिए। कैसे कि मान लीजिए अक्टूबर टू दिसंबर 2021 क्वार्टर की मैं अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करूंगा जनवरी में, तो होगा ये कि क्वार्टर का जो फर्स्ट मंथ है अक्टूबर, उसमें मैंने जो भी B2B सेल की है, जो भी मैंने रजिस्टर्ड पार्टियों को क्रेडिट डेबिट नोट इशू किए हैं, और क्वार्टर का सेकेंड मंथ नवंबर मंथ में भी मैंने जो भी B2B सेल की है, मैंने जो भी क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड पार्टियों को इशू किए हैं, वे सब के सब हमारे बायर को जब हम अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड की अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न जनवरी में फाइल करेंगे तो हमारे बायर को दिसंबर महीने की जो उनकी जीएसटीआर 2B जनरेट होगी उसी में ये इनवॉइस रिफ्लेक्ट होंगे और तभी वो इनकी आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। अब आईएफएफ आने से ये हो गया कि हम क्या करेंगे, क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में, अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर का एग्जांपल ले रहे हैं तो क्वार्टर का फर्स्ट मंथ हो गया अक्टूबर, तो आईएफएफ में हम क्या कर सकते हैं, अक्टूबर महीने में हमने जो भी B2B इनवॉइसेस दिए हैं, हमने जो भी रजिस्टर्ड पार्टियों क्रेडिट डेबिट नोट इशू किए हैं, तो हम क्या करेंगे, अक्टूबर महीने की आईएफएफ में जाएंगे और वहां पर अक्टूबर महीने के जो भी हमारे B2B इनवॉइसेस हैं, जो भी क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड पार्टियों को मैंने दिए हैं, उनको मैं उसमें अपलोड कर दूंगा और फर्निश कर दूंगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो बायर हैं, रजिस्टर्ड बायर हैं, उनकी अक्टूबर महीने की जीएसटीआर 2B में ये इनवॉइस रिफ्लेक्ट होने लगेंगे और वो इनकी आईटीसी क्लेम कर पाएंगे या इस आईटीसी को लेकर ट्रीटमेंट कर पाएंगे। इसी तरह से क्वार्टर का सेकंड मंथ हो गया नवंबर मंथ में भी मैंने B2B इनवॉइसेस दिए हैं, रजिस्टर्ड पार्टियों क्रेडिट डेबिट नोट इशू किए हैं, तो मैं नवंबर महीने की आईएफएफ में जाऊंगा, इन इनवॉइसेस को अपलोड करूंगा और फाइल कर दूंगा आईएफएफ को। तो होगा ये कि हमारे बायर को नवंबर महीने की जीएसटीआर 2B में ये इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होने लगेंगे और वो इनकी आईटीसी क्लेम कर पाएंगे या इस आईटीसी को लेकर ट्रीटमेंट कर पाएंगे।
तो कहने का मतलब यह है कि जिस महीने के आपके इनवॉइसेस हैं उसी महीने में आप आईटीसी पास ऑन कर पाए और आपके बायर उन आईटीसी को क्लेम कर पाए, इसलिए आईएफएफ को लाया गया है। अब इसका क्या होगा फायदा दोस्तों कि मान लीजिए अक्टूबर दिसंबर पीरियड की हम बात कर रहे हैं। अक्टूबर महीने में मैंने B2B इनवॉइसेस दिए और B2B क्रेडिट डेबिट नोट भी इशू किए। अब हमारा जो बायर है वो अपनी GSTR 3V रिटर्न मंथली बेसिस पर फाइल करता है। तो होगा ये कि अक्टूबर महीने की मैंने उसके इनवॉइसेस आईएफएफ में अपलोड कर दिए और अक्टूबर महीने की 2B में उसको रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, और जब वो अपनी अक्टूबर महीने की अपनी GSTR 3V रिटर्न फाइल करने जाएगा तो इन इनवॉइसेस की आईटीसी क्लेम कर पाएगा। इसी तरह से नवंबर महीने में भी वो क्लेम कर पाएगा। उसको इंतजार नहीं करना पड़ेगा दिसंबर तक का, यानी दिसंबर महीने की GSTR 2B का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसी समय पर जिस महीने की आईटीसी थी उसी समय हमने पास ऑन कर दी आईएफएफ पर फर्निश करके, है ना। तो इसका ये फायदा है दोस्तों। दूसरी बात ये भी है कि मान लीजिए सामने वाला हमारा जो बायर है उसने भी QRMP स्कीम को ऑप्ट किया है, और वो QRMP स्कीम को ऑप्ट करने की वजह से वो भी अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड की अपनी GSTR 3V रिटर्न क्वार्टरली फाइल करने जाएगा जनवरी में। भले ही उसके लिए भी जरूरी है कि आईटीसी को हम उसी समय उसके लिए पास ऑन कर दें, क्योंकि उसने भले ही QRMP स्कीम को ऑप्ट किया है, भले ही वो अपनी GSTR 3V रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर अक्टूबर टू दिसंबर की जनवरी में फाइल करने जाएगा, लेकिन उसको पेमेंट मंथली ही करना है, क्योंकि QRMP स्कीम में क्या है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो उसके लिए भी जरूरी है कि समय पर उसको आईटीसी रिफ्लेक्ट होने लगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आईएफएफ को लाने का मकसद ये है कि आप क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए आईटीसी को एट दिस टाइम पास ऑन कर पाए। अब दोस्तों जानते हैं कि आईएफएफ हमें किस तरह से फाइल करनी है, उसमें कौन कौन सी आपको टेबल्स मिलेंगी, है ना। तो चलिए चलते हैं जीएसटी पोर्टल पर। जीएसटी पोर्टल पर जब हम आएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ अक्टूबर टू दिसंबर 2021 पीरियड का, है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड में सेकेंड मंथ है नवंबर। अब नवंबर में जो भी मैंने B2B सेल की है, B2B सेल करने के साथ ही साथ मैंने क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड पार्टियों को इशू किए हैं, तो मैं उसकी जानकारी नवंबर महीने में जाकर दे दूंगा, क्योंकि मैं अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड की अपनी GSTR 1 जनवरी में फाइल करूंगा, है ना। अब आपको क्या करना है, जिस भी पीरियड में आपको आना है वो क्वार्टर आप यहाँ पर ले लीजिए, और क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ जब आप यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपको आईएफएफ मिलेगा, और जैसे ही आप क्वार्टर का लास्ट मंथ करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर दिसंबर करूंगा ना, तो फिर ये हमको आईएफएफ नहीं शो होगा, यहाँ पर GSTR 1 शो होगा, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पर हमको GSTR 1 रिटर्न ही फाइल करनी है। अब जब हम यहाँ पर आ गए दोस्तों, तो देखिए इस जगह पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है सबसे पहले डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आउटवर्ड सप्लाईज गुड्स और सर्विसेज की आप जानकारी दे सकते हैं, सेल की जानकारी दे सकते हैं, आपने गुड्स सेल की हो तो, और आपने सर्विस प्रोवाइड की है तो, है ना। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, तो ये है आईएफएफ, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया आईएफएफ, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। और नीचे देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है ऑप्शनल। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि आईएफएफ आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको फाइल करें, चाहें तो ना फाइल करें, ठीक है ना। अब चलते हैं दोस्तों नीचे, यहां पर देखिए आपको व्यू और डाउनलोड शो हो रहा है, यानी आप 13 तारीख के बाद यहां पर आएंगे तो आपको व्यू और डाउनलोड शो होगा, 13 तारीख के बाद आप इसको फाइल नहीं कर पाएंगे। तो यहीं पर हम ये भी समझ लेते हैं कि इसको फाइल करने की ड्यू डेट क्या है। तो दोस्तों इसको फाइल करने की ड्यू डेट नहीं है, यहां पर इसको फाइल करने की है एंड डेट। ड्यू डेट होगी तो क्या ड्यू डेट के बाद भी आप फाइल कर पाएंगे, लेकिन एंड डेट है, इसका मतलब इस डेट के बाद आप फाइल नहीं कर पाएंगे। तो मैं जब यहाँ पर नवंबर महीने को सिलेक्ट करके आ रहा हूँ, क्वार्टर का सेकंड मंथ है नवंबर, उसको सिलेक्ट करके जब इस जगह पर आ रहा हूँ तो यहाँ पर एंड डेट आ रही है 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर के बाद मैं इसको फाइल नहीं कर पाऊंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप जिस भी महीने की क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ में जिस भी महीने की आप अपनी आईएफएफ फाइल करना चाहते हैं तो उसके नेक्स्ट ऑफ मंथ की 13 तारीख तक ही आप इसको फाइल कर पाएंगे। 13 तारीख के बाद फिर आप इसको फाइल नहीं कर पाएंगे किसी भी कीमत पर, है ना। अब 13 तारीख के बाद आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए व्यू और डाउनलोड लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन 13 तारीख से पहले आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रीपेयर ऑफलाइन और प्रीपेयर ऑनलाइन आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि GSTR 1 और GSTR 3V रिटर्न में मिलता है। आप चाहें तो आईएफएफ को जेसन फाइल जनरेट करके प्रीपेयर ऑफलाइन के द्वारा भी अपना डेटा यहाँ पर ला सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। यदि आप आईएफएफ के लिए
डेटा लेकर आना चाहते हैं प्रीपेयर ऑफलाइन के द्वारा जेसन फाइल के माध्यम से, तो दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए आपको आईएफएफ फाइल करने के लिए जेसन फाइल जनरेट करनी है, तो किस तरह से आप जनरेट करेंगे ये मैंने इस वीडियो में बताया। #76 नंबर वाली ये वीडियो है ना, तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से आईएफएफ फाइल करने के लिए किस तरह से आपको जेसन फाइल जनरेट करनी है। अब मैं इस जगह पर आ गया, मैंने आपको बता दिया कि ये जो है ना ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको फाइल करें, चाहे तो ना फाइल करें, इसके बारे में मैं और भी बात आपको बताऊंगा ना। अब चलते हैं दोस्तों इसके अंदर। यदि आप फाइल करने जाएंगे 13 तारीख से पहले आए, 13 तारीख तक आप यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर आप इसको फाइल कर पाएंगे ना। अब जब आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको टेबल्स मिलेंगी। मुख्य रूप से यहाँ पर 2 टेबल मिलेंगे आपको, 4A 4B 6B 6C B2B इनवॉइसेस और 9B क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड। तो मैंने आपको बताया था बाकी कोई भी टेबल आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। आउटपुट सप्लाईज की जानकारी तो देनी है आपको आईएफएफ में, लेकिन लिमिटेड देनी, मैंने आपको बताया था। केवल आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, B2B इनवॉइसेस जो भी आपने दिए हैं, जिस महीने की आप अपनी आईएफएफ फाइल करने जा रहे हैं उस महीने में जो भी आपने B2B इनवॉइसेस दिए हैं उनको आप अपलोड कर सकते हैं B2B इनवॉइसेस वाली टेबल पे। और क्रेडिट डेबिट नोट इशू किए हैं आपने रजिस्टर्ड पार्टियों को, सिर्फ उसी की जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। 2 ही टेबल आपको इस जगह पर मिलेंगी, B2C की यहाँ पर कोई भी टेबल नहीं है। अब आपको क्या करना है, मैं नवंबर महीने की अपनी आईएफएफ फाइल करने के लिए आया। नवंबर महीने में मैंने जो भी B2B इनवॉइसेस दिए मैं इस टेबल के अंदर जाऊंगा, और यदि मैं ऑनलाइन फाइल कर रहा हूं तो एक एक करके मैं यहाँ पर B2B इनवॉइसेस को अपलोड कर दूंगा, है ना, जो भी इसका प्रारूप है, जो भी इसका फॉर्मेट है उसके अनुसार, है ना। इसी के साथ ही साथ नवंबर महीने में मैंने जो भी क्रेडिट डेबिट नोट इशू किए हैं रजिस्टर्ड पार्टी को, वो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। और फिर उसके बाद क्या करूंगा, मैं इसको फाइल कर दूंगा। फाइल करने के बाद क्या होगा कि नवंबर महीने की हमारे बायर जो है, रजिस्टर्ड बायर हैं, तो नवंबर महीने की जब उनको GSTR 2B जनरेट हो जाएगी तो उसको देख पाएंगे, और उसमें हमारे ये इनवॉइसेस जो हमने उनको इनवॉइसेस दिए उनको रिफ्लेक्ट होने लगेंगे और उसकी आईटीसी भी क्लेम कर पाएंगे या उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया, इसके अलावा यहाँ पर 2 टेबल और हैं, यानी अमेंडमेंट B2B इनवॉइसेस, है ना। इससे प्रीवियस पीरियड का कोई आपका B2B इनवॉइसेस उसको अमेंड करना चाहते हैं तो उसको भी अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी सामने वाले की आईटीसी पर प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से अमेंडमेंट क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, इससे प्रीवियस पीरियड में आपने कोई रजिस्टर्ड पार्टी को क्रेडिट और डेबिट नोट दिए हैं, उनमें अमेंड करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो टेबल है वो वही टेबल है जिससे कि आपके बायर कि आईटीसी पर इफेक्ट पड़ने वाला है, इनपुट टैक्स क्रेडिट पर इफेक्ट पड़ने वाला है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हमको समय पर पास ऑन करने के लिए ये हमको आईएफएफ की सुविधा दी गई है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि इसको फाइल करने की बात समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ऑप्शनल है, क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए आप चाहें इसको फाइल करें और चाहें इसको ना फाइल करें। सबसे पहली बात तो ये है कि मान लीजिए क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ की हमको फाइल करनी है। अब अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड है और उसका फर्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट महीना हो जाएगा अक्टूबर 2021। अब अक्टूबर में मान लीजिए मैंने कोई B2B सेल की ही नहीं है, मैंने कोई B2B क्रेडिट डेबिट नोट भी रजिस्टर्ड पार्टियों को नहीं दिए हैं, तो मैं इसको फाइल नहीं करूंगा और मैं फाइल कर भी नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर B2C से रिलेटेड कोई जानकारी हमको देनी नहीं है, उसकी टेबल भी नहीं है, क्योंकि हमने यदि कंज्यूमर को अक्टूबर महीने में हमने केवल कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड को सेल की है तो वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते नहीं है, उनको आईटीसी भी नहीं चाहिए होती, उनके लिए GSTR 2B भी जनरेट नहीं होता है, तो हमको ये फाइल नहीं करनी है। इस स्थिति में आप फाइल नहीं करें। दूसरी बात ये भी है कि भले ही आपने अक्टूबर महीने में B2B इनवॉइसेस दिए हैं, क्रेडिट डेबिट नोट दिए हैं रजिस्टर्ड पार्टियों को, फिर भी आप नहीं चाहते कि आईएफएफ नहीं भरेंगे हम तो सीधे जो है ना अपनी GSTR 1 रिटर्न ही फाइल करेंगे जनवरी महीने में जाकर, तब भी जरूरी नहीं है कि आप इसको फाइल करें। तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये सुविधा दी गई है, आप चाहें तो इसको यूज करें और चाहें तो इसको यूज ना करें, है ना। अब मैं इसको जब फाइल कर दूंगा दोस्तों, तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपनी जब भी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है आपको जब भी इसको यूज करना है आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। B2B इनवॉइसेस इसमें अपलोड कर सकते हैं और क्रेडिट डेबिट नोट भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इसको इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर महीने की क्वार्टर का फर्स्ट महीना हो गया अक्टूबर महीने की आप अपनी आईएफएफ केवल 13 नवंबर तक ही फाइल कर सकते थे। 13 नवंबर आप चूक गए, आप अक्टूबर महीने के B2B इनवॉइसेस अपलोड नहीं कर पाए, क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड पार्टी को दिए थे वो अपलोड नहीं कर पाए, है ना। तो आप नवंबर महीने की अपनी आईएफएफ में आइए और नवंबर महीने की आईएफएफ में आकर आप यहां पर अक्टूबर महीने के भी अपने इनवॉइसेस B2B अपलोड कर सकते हैं, नवंबर महीने के भी इसके साथ ही साथ अपलोड कर सकते हैं। B2B
जो आपने रजिस्टर्ड पार्टियों क्रेडिट डेबिट नोट दी हैं अक्टूबर महीने के भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और नवंबर महीने के भी अपलोड कर सकते हैं। यानी नवंबर महीने में आप आए, सेकंड महीने में आए, आप आए क्वार्टर के, और क्वार्टर के फर्स्ट महीने के भी आप यहाँ पर इनवॉइस अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर डायरेक्ट आकर अपलोड कर सकते हैं। जिससे कि अक्टूबर महीने की हम 2B में नहीं दिखा पाए, गलती हो गई, तो हम नवंबर महीने की 2B में अपने बायर को शो करा देंगे अक्टूबर और नवंबर दोनों ही महीने के अपने B2B इनवॉइसेस या क्रेडिट डेबिट नोट, जिससे कि वो उसका ट्रीटमेंट कर पाए, ITC क्लेम कर पाए, है ना। दिसंबर तक उसको इंतजार नहीं करना पड़े, दिसंबर पीरियड की 2B जनरेट होने तक का उसको इंतजार ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको इसको फाइल करनी है और क्या क्या हमको इसमें जानकारी देनी है। और मैंने आपको ड्यू डेट भी बता दिया, इसकी ड्यू डेट नहीं है, इसकी एंड डेट है। तो जो जिस भी क्वार्टर के जिस भी महीने के लिए, फर्स्ट और सेकंड महीने के लिए जिस भी क्वार्टर है, मान लीजिए जनवरी टू मार्च क्वार्टर है, तो जनवरी टू मार्च क्वार्टर के लिए आप जनवरी और फरवरी के लिए चाहें तो IFF यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और जिस भी महीने की आप IFF फाइल करने जा रहे हैं उसके नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख तक आपको फाइल कर लेनी है। 13 तारीख के बाद आप इसको किसी भी कीमत पर फाइल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं समझता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।